Okay, class. So let's start with exercise 7. Okay. Now this exercise is asking for direct and indirect cost. लेकिन आपने एक चीज दिमाग में रखनी है, cost object. कि what is the cost object? अगर ये आपके दिमाग में हो cost object क्या है तो ये क्वेश्चन आसान है. अगर ये आपके दिमाग में नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे. Cost object वो है जो आपको क्वेश्चन बताएगा कि what is the cost object. अगर वो आपको बता दे कि ये cost object है, ये प्रोडक्ट, तो फिर आपने वो cost देखनी है जो उसको डायरेक्ट ट्रेसेबल या कैन नॉट बी ट्रेसेबल. आसान. कॉस्ट ऑब्जेक्ट अगर वो आपसे कहे कि ये बिल्डिंग, वो कॉस्ट जो डायरेक्ट ट्रेसेबल टू द बिल्डिंग, जो नहीं है इनडायरेक्ट. ठीक है, दिस इज द क्राइटेरिया. लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज द डेटा. यू नीड टू फाइंड आउट, अज्यूम द कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हिच मींस प्रोडक्ट. यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन जो आप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो आपका प्रोडक्ट हो गया. आपने फाइंड आउट करना है फर्स्ट थिंग टोटल डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. नाउ इट सेज टोटल डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. हमने जो कांसेप्ट पढ़ा था वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आती है. ठीक है, डायरेक्ट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट इज एफओएच. तो आपने क्या करना है कि यहां पर सिर्फ डायरेक्ट लेना है. डायरेक्ट इज ओनली डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर. सो की फिगर्स वहां से ले 7 and 4 मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ यूनिट्स 20,000, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, लेकिन एक और बात यहां पे याद रखें कि ये जो डेटा है, दिस इज ट्रू फॉर 18 to 22,000 units, which means if you go out of 22,000 range या आउट ऑफ 18,000 रेंज, तो फिर ये डेटा काम नहीं करेगा. ठीक है, तो फिर ये ट्रू डेटा नहीं होगा इस चीज के लिए. ओके, आपको बताने के लिए व्हाट इज द टोटल इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. सो दिस इज द ओनली टोटल इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. आप इसको लेकर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देंगे, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, assume the cost object is a manufacturing department. अब वो cost object को चेंज कर रहा है. आप प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, आप पूरे डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं. मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट जो चीजें बनाता है. ठीक है, उसमें बताना है कि कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट है, कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट है. ये सारी आपके पास कॉस्ट है. इसमें से जो यहां तक कॉस्ट है, दिस इज ऑल मैन्युफैक्चरिंग. ये जो नीचे कॉस्ट है, दीज आर सेलिंग एंड एडमिन. ठीक है, कुछ सेलिंग वाली है, कुछ एडमिन वाली है. ये सेलिंग वाली है, ये एडमिन वाली है, ये सेलिंग वाली है और ये एडमिन वाली है. ठीक है, ओके. नाउ हाउ मच टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट. अब मैं डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा. तो अगर मैं डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, बिजली का बिल आता है. ठीक है, तो बिजली का बिल कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस्ड टू द प्रोडक्ट, बट कैन बिजली का बिल ऑफ द फैक्ट्री डायरेक्टली ट्रेस्ड टू द फैक्ट्री. सही सी बात है, ये फैक्ट्री का बिल है तो फैक्ट्री का है. लेकिन अगर एक बिल होता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का होता, और फिर मैं आपसे कहता कि आप ट्रेस करके बताएं, तो शायद थोड़ा मुश्किल होता उसको ट्रेस करना टू द फैक्ट्री, अगर आपके पास चेक मीटर्स नहीं लगे. ठीक, तो फिर मैं कहता हां दिस इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है, गेटिंग द आइडिया. ये आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं. Okay, so now it says how much total manufacturing cost is directly traceable. Directly traceable, directly traceable, directly traceable. ये सारी directly traceable. तीनों को ऐड करके per unit multiply by number of units 20,000, you will get the answer. Second, how much total manufacturing cost is an indirect cost. Manufacturing cost में से कौन सी cost है जो indirect है, तो आपके दिमाग में एकदम आएगा ये indirect है. But this is indirect to the product. वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है indirect to the manufacturing department. अब ये तो इसकी मैंने एक एग्जांपल आपको दे दी, बिजली का बिल, दैट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द डिपार्टमेंट. डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द डिपार्टमेंट. मशीनरी आपके पास एडमिन में नहीं है, मशीनरी आपके पास कहीं और नहीं है, आप इस मशीनरी की बात कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग की है. तो यही सारे डायरेक्ट हैं, सो दैट मींस इनडायरेक्ट कॉस्ट वुड बी जीरो, कोई नहीं. ओके, अज्यूम द कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज द कंपनीज वेरियस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. अब हम मैन्युफैक्चरिंग से निकल के कहां पे चले गए? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, which in other words, simple words में हम उन्हें क्या बोलते हैं? वो तो ठीक है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग का है, उसको बोल देंगे सेलिंग एंड मार्केटिंग. सेल एंड मार्केटिंग का है, लेकिन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है आपका? सेल्स रेप, है ना? ठीक है, सो यू कैन सिंपली कॉल इट अ सेल्समैन और सेल्स रेप. अच्छा, अब ये सेल्स रेप को आपने दिमाग में रखना है और फिर डिसाइड करें. ओके, furthermore assume that the company spent 50,000 of its total fixed selling expense on advertising. 50,000 of its total fixed selling expense. Fixed selling expense ये 2.5 ठीक है, 3.5 multiply by 20 20,000, which gives 70,000 70,000. इसमें से 50,000 किधर चला गया? एडवर्टाइजमेंट. इसमें से 50,000 is advertising, and the remainder of the total fixed selling expense comprise the fixed portion of the company's sales representatives compensation. बाकी कितना बचा? 20,000. ये किधर गया? सैलरी में. Sales remainder of the total comprise the fixed portion of the company's
सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स Compensation. Salary. यानी जो आपके सेल्समैन है ना, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स उनका सैलरी प्लूरल, यानी जो बहुत सारे आपके पास सेल्समैन हैं, उन सब की फिक्स्ड सैलरी, कमीशन नहीं, फिक्स सैलरी रिमाइंडर ऑफ द कंप्राइज दी फिक्स्ड पोर्शन ऑफ द फिक्स्ड पोर्शन। इसका मतलब ये है कि वो फिक्स सैलरी मिलेगी, ये फिक्स सैलरी है किन लोगों की, सेल्समैन की, ठीक है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। ये भी हो गया। अब आगे चलें, फाइंड आउट क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। ए बी, when the company sells 20,000 units, what is the total direct selling expense that can be readily traced to individual sales representatives? 20,000 यूनिट आप बेच रहे हैं, आपने मुझे बताना है टोटल डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस जी 40,000 40,000। Yes. इस तरह सर सेल्स कमीशन भी है, सेल्स कमीशन और उसके साथ एक मिनट 27 आपके पास टोटल डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने हैं। Yes. सेलिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए, सेल्स कमीशन सेलिंग एक्सपेंसेस एक ये फिक्स्ड है, नो इसके बाद ये सेल्स कमीशन सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन वेरिएबल होते हैं। यस सर पर यूनिट कितना है, 1 1। कितने यूनिट्स आपने बेचे, 20,000 20,000, तो कितना हो गया, 20,000। 20,000। अब ये कह रहे हैं कंपनी सेल्स 20,000 यूनिट्स, व्हाट इज द टोटल डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है, ये तो उसका वेरिएबल वाला पोर्शन। अब आपने दूसरा पोर्शन देखना है, दैट कैन बी रेडिली ट्रेस्ड टू इंडिविजुअल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। इंडिविजुअल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी एक बंदे कितने पैसे जा रहे हैं, ठीक है, जितने वो चीजें बेच रहा है, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 1, जितने प्रोडक्ट्स बेच रहा है मल्टीप्लाई बाय 1, और उसका फिक्स्ड पोर्शन, फिक्स्ड पोर्शन हम लोगों ने कितना निकाल दिया था, 20,000 Yes. डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। कैन गिव यू दिस फिगर, कैन गिव यू दिस फिगर। यस आपके पास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पता है कितने, नो सर नहीं है, ठीक है, वो आपसे क्या कर रहा है, क्या बताएं, what is the total direct selling expense, total direct selling expense, total direct selling expense 20 plus 20, ठीक है, 20,000 तो वो गया, और 20,000 और इसके साथ ये फिक्स पोर्शन आ गया, 40,000 ठीक है, बस जितना भी आ रहा है 20,000 ये आ रहा है, लेकिन ये इंडिविजुअल का आप नहीं निकाल सक रहे, ये आप लोग निकाल सक रहे होंगे टोटल का। फिर अगर इंडिविजुअल का निकालना हो तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेल्स करना पड़ेगा। ओके, when the company sells 20,000 units, what is the total indirect selling expense that cannot be 50,000. readily traced to individual sales 50,000 अब इनडायरेक्ट कौन सा है, अब देखें 50. ये आपने ले लिया, यस ये वाला आपने ले लिया, इनडायरेक्ट क्या बचा, 50 ठीक है, यस ये हो गया इनडायरेक्ट आपका। ओके, आगे चलें, बस खत्म, यानी एक रह गया, एक रह गया। और क्यूबिन्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये क्यूबिन क्या है, क्यूबिन कंपनी है, अच्छा सॉरी हमने कंपनी का नाम नहीं पढ़ा, क्यूबिन कंपनी, ओके, सो क्यूबिन कंपनी है, और ये कह रहा है आर क्यूबिन कंपनीज, आर क्यूबिन्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस always going to be treated as indirect cost in its internal management report, नो जी, सर कॉस्ट उसके एडमिन एक्सपेंसेस क्या हमेशा treated as indirect cost in its internal management report, इसकी जो अपनी रिपोर्टें होती हैं उसके अंदर एडमिन का कौन कौन सा है, एक ये वेरिएबल और एक फिक्स्ड ये है, क्या ये दो एक्सपेंसेस इसकी इंटरनल रिपोर्ट में हमेशा इनडायरेक्ट होंगी, नो अब यस नो जो भी कहेंगे उसका रीजन देंगे, सर अच्छा, क्योंकि yes, yes कॉस्ट का reason प्रोडक्ट क्या पे होगा? कॉस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा कमले Yes, बाजार इससे हमारे कहा पास था। जी सिया, क्योंकि वो जो है कंपनी के एंटायर कंपनी को सपोर्ट करती है एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस्ड टू प्रोडक्ट्स या डिपार्टमेंट्स या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। अच्छा, अब आप देखिए आपने जो मुझे जो एग्जांपल्स दी ना, प्रोडक्ट, सेल्स डिपार्टमेंट, सेल रिप्रेजेंटेटिव, अगर मैं ये इन तीनों की रिपोर्टें बनाऊंगा तो ये इनडायरेक्ट होंगी, यस ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेक अ रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, यस तो उसके लिए ये डायरेक्ट बन जाएगी ना। Yes. तो देखिए याद रखें, बार बार बता रहा हूं, याद रखें कॉन्सेप्ट ये है कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है और फिर उसके मुताबिक कोई भी चीज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो जाती है, ठीक, सो यू नीड टू से कि हाँ अगर कभी इंटरनल रिपोर्ट बनानी पड़ जाए with the cost object being the administrative department, then these costs will be direct cost. But if the cost object is something else, let's say the product, जिसका आपने एग्जांपल दी, प्रोडक्ट हो गई, सेल्स हो गया, कोई और चीज हो गई, तो फिर इनडायरेक्ट है, ठीक है, तो ये आपने पूरा लिख के बताना है। Normally I do not ask such questions in the exam where you need to write whole paragraphs, लेकिन ये conceptual question है, आपको ये concept दिमाग में होना चाहिए। Got the idea? Yes, sir. Okay, कोई और क्वेश्चन है बीच में? सर वन क्वेश्चन एक्सरसाइज Question 1 number? एक्सरसाइज 9 9 और 1, पहले One. 9 करते हैं, 9 नजदीक है और फिर 1 पे जाते हैं।
fixed, variable and mixed cost. You've done fixed. You've done fixed cost. Have you done fixed cost? Yes, sir. Have you done variable cost? Yes, sir. Have you done mixed cost? Yes. But have I given you the idea to what is the mixed cost? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मिक्स कॉस्ट वो है जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों, ठीक है, सिंपल। फिलहाल तक इतना, इसके बाद बाकी समझा दूंगा इंशाल्लाह। आज उस टॉपिक पे जाएंगे। रेफर टू द डेटा गिवन इन एक्सरसाइज 1-7 as all questions independently, वही डेटा Yes. जो ऊपर था। If 18,000 units are produced and sold, पहले बताएं 18,000 इस रेंज के अंदर आ रहा था? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। What is the variable cost per unit produced and sold? Variable cost per unit. Variable cost per unit. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफवाईएच। हां, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफवाईएच। ठीक है। अब यूनिट के हिसाब से बतानी है ना कि इसमें डायरेक्ट कौन से हैं। तो इसमें डायरेक्ट ये तीन चीजें। आसान था? यस सर। ओके, आगे चलेंगे। If 22,000 units are produced and sold, what is the variable cost per unit produced and sold? सेम ये भी रेंज के अंदर आ रहा था? यस सर। ओके, आगे चलें। If 18,000 units are produced and sold, what is the total amount of variable cost related to the units produced and sold? Total amount of variable cost. यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहा था? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टोटल। टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के लिए क्या करना पड़ेगा कि Units पर यूनिट आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 18,000। सही है? क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, आगे चलें। If 22,000 units are produced and sold, what is the total amount of variable cost related to the units produced and sold? अब वही चीज लेकिन मल्टीप्लाई बाय 22,000। ये फर्क आ जाएगा, बाकी चीज वही होगी, ठीक है। वही चीज जो आपने यहाँ पे और यहाँ पे फाइंड आउट की। आगे चलें। If 18,000 units are produced, what is the average fixed manufacturing cost per unit produced? Average fixed manufacturing cost divided by units. Sir. Fixed cost divided by units. fixed cost divided by unit, okay। अब fixed पे आ जाएं। fixed cost इधर कौन सी थी? Rent. fixed manufacturing, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। उसने मैन्युफैक्चरिंग का है ना? यस सर। दोबारा भी पढ़ लेते हैं, उसने मैन्युफैक्चरिंग का है कि नहीं, मुझे तो मैन्युफैक्चरिंग का है। What is the average fixed manufacturing cost per unit? Okay, what is the average fixed manufacturing cost per unit? 5। Fixed manufacturing, ठीक, per unit given है? यस सर। Average fixed cost, 1। ठीक है। आगे आंसर हो गया आंसर, ओके। आगे चलें। मतलब अगर मैं इसको अहमद अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 18,000 करूं और फिर डिवाइड बाय 18,000 करूं तो आंसर शायद सेम ही आएगा। 5 नो सर, डिफरेंट आएगा। डिफरेंट आएगा Cost आंसर। minus 5.56 आएगा. कॉस्ट 5.56 5.56 है। Yes, sir. देख लें 5, ओके। 5 मेरे पास आ रही थी फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसके अलावा कोई और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड था मेरे पास? नो। नहीं था, ये वेरिएबल था। यस। तो 5 है और यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स कौन 20,000। कितने? 20,000 20,000। 18,000 सर एवरेज लिए Sir, एक मिनट 18,000 क्वेश्चन ये वाला है। यस सर। इफ 18,000। 18,000 रुपीस, तो फिर आप पर यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं 20,000 18 के साथ ना, नो सर। तो फिर तो ये होना चाहिए ना। नो। नो सर। नो सर, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं फिक्स होता। कॉस्ट ये नहीं होता, यूनिट के साथ चेंज नहीं होता तो ओके। यूनिट के साथ चेंज नहीं yes होता, sir. तो फिर फ्री होता तो 100,000 ही रहेगा 100,000 डिवाइडेड बाय डिवाइड, 18,000। अच्छा अब आ जाएगा 100,000, यस सर। यस सर, ये इस तरह ही ओके। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यहाँ पे कितना है? 5। 5। ये कितने यूनिट्स के लिए? 20,000। 20,000 के लिए। तो अगर 20,000 के लिए तो फिर फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? 100,000। 100, ठीक है, ये हो गया। लेकिन जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा या कम करते हैं तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं चेंज हो जाएगा। नहीं चाहिए. नो चेंज। नो चेंज। दोबारा अगर आप फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है ना, Yes. इट्स द डेफिनेशन। यस। बट इफ यू चेंज द प्रोडक्शन लेवल, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होता है। change? यस सर। यस, यस। and if you increase production it will डिक्रीज। decrease, so which means if you decrease production it will इंक्रीज। increase। ये आपने कहा कि 20,000 when it produces and sells 20,000, ये आपने 20,000 यूनिट्स के लिए कर दिया। आगे चलो, आपको पता है कि 1 लाख कॉस्ट ये फिक्स रहेगी, Yes. चाहे आप कोई भी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करें। अगर आप 0 भी करेंगे तो ये रहेगा। Yes. Okay, आगे चलो, अगर आप 18,000 प्रोड्यूस कर देंगे तो ये रहेगा।
यस सर, यही रहेगा। ये यही रहेगा, यस सर। ये यही रहेगा। यस सर। लेकिन अब आ जाए पर यूनिट में। Yes. अब अगर मैं आपसे कहूं कि 18,000 के लेवल पर फाइंड आउट पर यूनिट कॉस्ट, तो आप 100,000 को डिवाइड बाय 18,000 करेंगे। 5.56। सही है? ओके, आगे से। If 22,000 units are produced, what is the average fixed manufacturing cost per unit produced? 4.54। अच्छा, अब 20,000 के लिए ये है, ठीक? तो 22,000 जब आपने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा कर दिए तो पर यूनिट कॉस्ट कम होगा। कम हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, तो इससे कम आएगी। ठीक है, इससे भी कम आएगी और 5.3 से भी कम। यस सर। ओके, ये भी क्लियर हो गया। If 80,000 units are produced, what is the total amount of fixed manufacturing overhead incurred to support this level of production? 100,000 आता है। 100,000, यस सर। Yes, sir. ठीक है? फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इतना है। अगर आप 18,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये टोटल अमाउंट है जो कि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, तो इतना आपको चाहिए ताकि इस लेवल ऑफ प्रोडक्शन को सपोर्ट कर सके। ओके, आगे चलें। If 22,000 units are produced, what is the total amount of fixed manufacturing overhead incurred to support this level of production? 100,000. Why? Because it remains सेम। fixed, same. लेकिन जब तक आप 22,000 और 18,000 के दरमियान हैं, अगर आप 23,000 पे जाएंगे तो फिर 100,000 उसको सपोर्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। चांसेस यही है कि ये 100,000 से ज्यादा ज्यादा होगा। ठीक है जी। Sir, first two questions में ये कह रहे हैं कि what is the variable cost per unit produced and sold? What is the cost per unit produced and sold? Manufacturing। एक मिनट। आप जरा देखिए इधर कहीं पे सोल्ड का कुछ उसने बताया पर यूनिट। Yes, sir. Produced and Savings sold। commissions हैं, सेम, ये डिफरेंट होगा। ये ऊपर है, variable admin. ये दोनों हम उसमें नहीं ऐड करेंगे। वेरिएबल Admin और sales commissions. एडमिन और सेल्स कमीशन। क्योंकि वो sold ओके, होते हैं। अच्छा अब आ जाए इधर, वापस इस पे आ जाए। If 18,000 units are produced and sold, what is the variable cost per unit produced and sold? ये दोनों ऐड ठीक है, हाँ। ये cost अगर of goods प्रोड्यूस sold होता तब तो सही था, लेकिन जब सोल्ड है तो सोल्ड जब आप सेल करते हैं तो उसके लिए कौन सी कॉस्ट इनकर होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, सेलिंग एंड मार्केटिंग में। सेलिंग एंड मार्केटिंग पे आ जाए। सेलिंग एंड मार्केटिंग में हमारे पास कौन सी है? ये Sales commissions, variable admin. Last. Admin एडमिन क्यों आएगी? वैसे बोल रहे हैं नहीं आएगा। प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, एडमिन आनी चाहिए नहीं? नो सर। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एडमिन में तो कोई बात नहीं है। non-manufacturing cost. Selling and marketing और administrative. नो सर। नॉन मैन्युफैक्चरिंग में दोनों चीजें आती हैं, Period cost नहीं. ठीक है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग में दोनों चीजें आती हैं। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब देखिए ये confusion. इसलिए कह रहा हूँ डेफिनेशंस के साथ स्टिक करें, स्टिक टू द डेफिनेशंस। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? Goods that Cost of the goods that have been sold, and it includes the production. the production cost only. Only। Does it include marketing cost? No, sir। Admin No, cost? sir। नहीं। तो अगर वो मुझे कह रहा है कि cost of goods sold, तो फिर तो मैं इन दोनों चीजों को नहीं वो कर सकता, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कोई भी चीज नहीं वो कर सकता। लेकिन अगर आप आगे जाके एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अगर आप मुझे कहते हैं कि मुझे फुल यूनिट कॉस्ट चाहिए, तो इसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट इनकर हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी कॉस्ट है, फिर मैं वो आगे जाके ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि हम उनको फिर ऐड करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। वो फिर वेरिएबल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? तो फिलहाल मेरे हिसाब से तो वो आपसे यही पूछ रहा है इस लेवल पे, सेकंड चैप्टर के लेवल पे वो आपसे इससे ज्यादा नहीं पूछ रहा, क्योंकि आपने वो चीजें पढ़ी हैं। अगर आपने पढ़ी होती तो शायद आप उस तक चले जाते, लेकिन आपसे आपने पढ़ी नहीं है तो आपको वो नहीं पूछ रहा। ये इट विल बी सिंपल सोल्ड, जो ऊपर लिखा हुआ है वही होगा, ठीक है? लेकिन अगर वो फुल यूनिट कॉस्ट पूछ रहा है, जो आपने आज तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ, इस चैप्टर में कहीं भी नाम नहीं आया वेरिएबल कॉस्टिंग का, ठीक, तो आपको नहीं पता तो आप नहीं वो क्या करेंगे, ठीक है? सो फॉरगेट अबाउट दैट, इसको सिंपली ये कंसीडर, ठीक है? ओके, क्वेश्चन 1 सर। question 1, let's move on to exercise 1. Exercise 1. सर ये लास्ट पॉइंट 8 है। Exercise 1.8. 8 Lab test by outside contractor, a particular department. Lab test by outside. इसमें करना क्या आपने?
नॉर्थ हॉस्पिटल है, इंडिकेट वेदर इट वुड मोस्ट लाइकली बी अ डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द स्पेसिफिक। अच्छा, आपने सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया, ठीक। आपने बताना है कि ये कॉस्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, और कॉस्ट ऑब्जेक्ट ये एक डिपार्टमेंट के लिए ये कॉस्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? ये वाली कॉस्ट लैब टेस्ट बाय आउटसाइड कंट्रैक्टर। Indirect, sir. अगर मैं डिपार्टमेंट की कॉस्ट की बात करूं, Yes, sir. Yeah, कुछ करेंगे. Indirect, sir. किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कॉस्ट की बात करूं, Indirect. देखें अगर मैं आपसे कहूं इससे ऊपर वाले क्वेश्चन सेम है ना, Yes, sir. लेकिन कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? Patient. तो अगर पेशेंट है और लैब टेस्ट है, किसी और कॉन्ट्रैक्टर आपने आउटसोर्स किया है, Yes, sir. ठीक है, वो करके दे रहा है, तो क्या कैन इट बी ट्रेस्ड टू द पेशेंट? Yes, sir. यस, डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ सेम लैब टेस्ट बाय आउटसाइड कंट्रैक्टर, वही कंट्रैक्टर है, वो सबके लैब टेस्ट कर रहा है, लेकिन अब आप पर पेशेंट फाइंड आउट नहीं कर रहे, अब आप फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर द होल डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट के लिए वो टेस्ट की कॉस्ट क्या है? Indirect. Particular department, sir. कैन यू ट्रेस इट टू द डिपार्टमेंट? Yes. No, sir. हमें तो नहीं पता है कि स्पेशल डिपार्टमेंट है. No, sir. नहीं है. एक मिनट डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट कॉस्ट एक मिनट टेस्ट किसका होता है? पेशेंट पेशेंट, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें, क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे टाइम ज़्यादा।